नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र में महानगर पालिकाओं के चुनाव नतीजों की। आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सबसे मजबूत लीडर बनकर उभरे। देवेंद्र फडणवीस ने जो कहा था वो करके दिखाया। फडणवीस की भविष्यवाणी सही साबित हुई और उद्धव ठाकरे की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ मिलकर भी अपना आखिरी गढ़ नहीं बचा पाए। पहली बार मुंबई में बीएमसी पर बीजेपी का कब्जा हो गया। एकनाथ शिंदे की पार्टी ने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया। पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में अजित पवार और शरद पवार दोनों मिलकर भी बीजेपी को नहीं रोक पाए। लेकिन दूसरे इलाकों में भतीजा अपने चाचा पर भारी पड़ा। शरद पवार की पार्टी की हालत सबसे बुरी हुई। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में कांग्रेस चौथे नंबर की पार्टी आई, लुटिया डूब गई। बीजेपी के बाद सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का रहा। एआईएमआईएम के मुंबई में 8 पार्षद जीते, जबकि समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर जीत पाई। अब जो जीते वो जश्न मना रहे हैं, जो हारे वो बहाने बना रहे हैं। आज बीजेपी के दफ्तर में रंग और गुलाल उड़ा, आतिशबाजी हुई, लेकिन शिवसेना भवन में सन्नाटा छाया रहा। शिवसेना की बीएमसी से विदाई 30 साल के बाद हुई है। उद्धव ने इस हार के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया? पूरे महाराष्ट्र में जीत का परचम लहराने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा? कांग्रेस ने उद्धव को क्या नसीहत दी? उठाओ लुंगी बजाओ पुंगी का नारा लगाने वाले राज ठाकरे का क्या हश्र हुआ? और ओवैसी की पार्टी के नेताओं ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को आज क्या नसीहत दी? म्युनिसिपल इलेक्शन के नतीजों का महाराष्ट्र की राजनीति पर क्या असर होगा? इन सारी बातों की चर्चा करेंगे आज की बात में, लेकिन सबसे पहले आपको फिगर्स बता देता हूं। अब तक जो नतीजे आए हैं उसमें इस अलायंस को 114 सीटें मिलने का अनुमान है और बहुमत का आंकड़ा भी 114 ही है। करीब 20 साल बाद एक साथ आए ठाकरे बंधु अपना गढ़ नहीं बचा पाए। उन्हें सिर्फ 73 सीटों पर संतोष करना पड़ा। इसमें भी उद्धव ठाकरे की पार्टी ने गठबंधन की लाज रख ली। शिवसेना यूबीटी को 66 सीटों पर जीत हासिल हुई और राज ठाकरे की पार्टी 53 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन सिर्फ 7 पर जीत पाई। बीएमसी चुनाव में सबसे ज्यादा चौंकाया ओवैसी की पार्टी ने। पिछली बार उसे सिर्फ 2 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार एआईएमआईएम के 8 पार्षद जीते हैं। कांग्रेस, अजित पवार की एनसीपी और समाजवादी पार्टी तीनों को झटके लगे। कांग्रेस पिछली बार 31 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार 23 सीटों में सिमट गई। बीएमसी में पहली बार बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। 29 महानगर पालिकाओं में से 25 में महायुति को जीत मिली है। इनमें से 22 में बीजेपी का मेयर बनना तय है। में भी बीजेपी की एडवांस तैयारी साफ साफ दिखाई दे रही है और ममता भी पूरी तरह से मुकाबला करने के लिए मैदान में उतर चुकी हैं। ममता बनर्जी का फोकस अब हिंदुओं के वोट पर है। आज ममता बनर्जी ने नॉर्थ बंगाल के सिलीगुड़ी में हर हर महादेव के नारे लगाकर महाकाल महातीर्थ मंदिर का शिलान्यास किया। ममता बनर्जी ने कहा कि महाकाल महातीर्थ देश के सबसे बड़े मंदिरों में से एक होगा। 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद रोज कम से कम 1 लाख श्रद्धालु भोले बाबा के दर्शन करने आएंगे। सिलीगुड़ी रिलीजियस टूरिज्म का हब बनेगा। इससे पूरे नॉर्थ बंगाल की इकोनॉमी को फायदा होगा। ममता बनर्जी ने सरकारी खजाने से महाकाल महातीर्थ मंदिर के लिए 344 करोड़ रुपए दिए हैं। ममता ने बंगला भाषियों पर हमले का मुद्दा इसलिए उठाया क्योंकि इस इशू पर आज मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में जबरदस्त हंगामा हुआ। लोगों ने हाईवे जाम कर दिया, गाड़ियों पर पथराव किया, ट्रेनों को रोक दिया और कई जगह आगजनी की। ये लोग झारखंड में बंगाली मजदूर अलाउद्दीन शेख की हत्या से नाराज थे। बेलडांगा के शुजातपुर गांव का रहने वाला अलाउद्दीन शेख झारखंड के पलामू में काम करता था। अलाउद्दीन का शव उसके कमरे में छत से लटका हुआ मिला। परिवार वालों ने इल्जाम लगाया कि अलाउद्दीन को सिर्फ इसलिए पीट पीट कर मार दिया गया क्योंकि वो बंगाली था, बांग्ला बोल रहा था। जैसे ये खबर फैली तो बेलडांगा में हंगामा शुरू हो गया।
सबसे पहले नॉर्थ और साउथ बंगाल को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे को जाम किया गया। बंगाल में हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है, लेकिन आज दिल्ली में इस इशू पर एक अच्छी पहल हुई। आरएसएस ने मुसलमानों के साथ संवाद को आगे बढ़ाया। आज दिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ, टाइटल था मुस्लिम डायलॉग्स विद आरएसएस। इसमें संघ के वरिष्ठ नेता डॉक्टर कृष्ण गोपाल और रामलाल शामिल हुए, जबकि मुसलमानों की बात रखने के लिए पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी, दिल्ली के फॉर्मर एलजी नजीब जंग, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह समेत कई इंटेलेक्चुअल्स शामिल हुए। हिंदू मुस्लिम विवाद कैसे होता है, इसका एक एग्जाम्पल आज ही दिखाई दिया। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पाबंदी लगाने की मांग की गई। आज गंगा सभा की तरफ से हरिद्वार में गंगा के घाटों पर जगह जगह बोर्ड लगा दिए गए, जिनमें लिखा है कि हर की पैड़ी पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। हालांकि इसमें किसी संस्था का नाम नहीं लिखा। बोर्ड के नीचे लिखा गया कि आज्ञा से म्युनिसिपल एक्ट हरिद्वार। असल में गंगा सभा ने पिछले हफ्ते कहा था हरिद्वार हिंदुओं के लिए पवित्र स्थान है। लाखों हिंदू रोज हर की पैड़ी पर गंगा स्नान और पूजा अर्चना के लिए आते हैं। अब हरिद्वार में कुंभ भी होने वाला है, इसलिए हर की पैड़ी पर दूसरे धर्मों के लोगों को आने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। ईरान में चल रही मारकाट के बीच आज वहां से राहत भरी खबर आई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ईरान में मौजूद करीब 9,000 भारतीय नागरिक बिल्कुल सेफ हैं, ठीक ठाक हैं और जरूरत पड़ने पर उनको सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। लेकिन फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हालात अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रहे हैं। आज ईरान में मौजूद कई भारतीय स्टूडेंट्स ने भी अपने पेरेंट्स को वीडियो मैसेज भेजे और बताया कि ईरान में टेंशन जरूर है, लेकिन वो सेफ हैं, खाने पीने की दिक्कत नहीं है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ईरान में 6,000 स्टूडेंट समेत कुल 10,000 भारतीय रहते हैं। पिछले कई दिनों से ईरान में इंटरनेट बंद था, इस वजह से इन लोगों का परिवार से संपर्क नहीं हो पाया था, इसलिए घर वाले काफ़ी परेशान थे। आज प्रेसिडेंट ट्रंप का कई महीनों पुराना एक सपना पूरा हो गया। उन्हें नोबेल पीस प्राइज का मेडल मिल गया। असल में वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरेना मचाडी डोनाल्ड ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस पहुंची। मचाडो ने ट्रंप को अपने नोबेल पीस प्राइज का मेडल और सर्टिफिकेट गिफ्ट कर दिया। मचाडो को पिछले साल नोबेल पीस प्राइज मिला था, जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार दुनिया में 8 युद्ध रुकवाने का दावा करके खुद को नोबेल पीस प्राइज का हकदार बता रहे थे।